नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका और चीन के बीच में बुरी तरह से उलझ गए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पिछले कुछ टाइम से जितना ज्यादा गुलाटियां मार रही है, जितना बदल रही है, जितने नए नए खेल हो रहे हैं, शायद नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या, इधर जाएं या उधर जाएं। जी, मैं ये खबर आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी जी के जापान और चीन जाने की खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि जापान में तो वो एनुअल समिट है, उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन चाइना में वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ, जिसके विदेश मंत्रियों की मीटिंग अभी चल रही है, उसके राष्ट्र प्रमुखों की मीटिंग में हिस्सा लेने जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो गलवान घाटी वाली घटना के बाद पहली बार चाइना जाएंगे। उसके पहले तो कई कई बार चाइना जा चुके हैं। शी जिनपिंग इंडिया आ चुके हैं, उनको अहमदाबाद ले गए थे, झूला झुलाया था, वो सब कहानी तो आपको पता होगी। दरअसल लगता यह है कि चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में अमेरिका को चुना नरेंद्र मोदी जी ने, और उनको लग रहा था कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, अमेरिका अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन देखिए अमेरिका का क्या हाल है। ट्रंप 22 बार अब कह चुका है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में मैंने समझौता कराया, नहीं कराया होता तो एटॉमिक वार हो गया होता। तो वो बिल्कुल आपकी सुनने को तैयार नहीं है। टैरिफ पर वो लगातार धमकियां दे रहा है, और एक बयान उसका आया है कि भारत के साथ वो एक ऐसी ट्रेड डील पर काम कर रहा है जैसी इंडोनेशिया के साथ हुई है। अब इंडोनेशिया के साथ डील क्या हुई है कि अमेरिका 0% टैक्स देगा और इंडोनेशिया जो है वो 19% देगा। अगर इस तरह की ट्रेड डील होती है जिसमें डेयरी भी शामिल हो जाती है, जिसमें खेती भी शामिल हो जाती है, तो भारतीय किसानों का करोड़ों का नुकसान होगा। भारतीय किसानों का माल जो है वो रद्दी के भाव बिकेगा, क्योंकि भारत के अंदर अमेरिका के सस्ते जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी तरह से भर जाएंगे। अभी क्या होता है, हम टैरिफ लगाते हैं, तो अगर 100 रुपए का सामान आता है तो हिंदुस्तान में 150-200 का बिकता है वो। तो हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन होता है वो लोग खरीदते हैं, वो सस्ता पड़ता है। अब अगर मान लीजिए कि वहां से इतना माल भर जाए कि हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, भारत का किसान जो प्रोड्यूस करता है, वो महंगा हो जाए और बाहर से आने वाला माल सस्ता हो, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसान की क्या हालत होगी। अगर समझना चाहते हैं तो आप कपास के खेती को देखिएगा, जहां भारत का किसान ऐसी ही नीतियों के चलते बर्बाद हो गया। तो अमेरिका इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। आप सोचिए कि नाटो का जो चीफ है मार्क रूट, वो हमको धमकी दे रहा है कि रशिया के साथ अगर हमने रिश्ता रखा, रूस के साथ अगर हमने रिश्ता रखा, व्यापार जारी रखा, तो हम पर आर्थिक दंड लग सकते हैं, सेकेंडरी सैंक्शन लग सकते हैं। उसने भारत के साथ साथ चाइना और ब्राजील का नाम लिया। यानी अमेरिका आपको जरा सा भी छूट देने को तैयार नहीं है। उसका बयान आप सोचिए, जरा सुनिए कि एक बाहर का आदमी किस तरह से धमकी वाले बयान दे रहा है। वो कहता है कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और रूस के साथ व्यापार करना और उसका तेल और गैस खरीदना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉस्को में बैठा व्यक्ति शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता। मैं 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दूंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक नाटो का चीफ हमको धमकी दे रहा है कि अगर रशिया से तेल वगैरह खरीदना बंद नहीं किया तो हमारे ऊपर वो प्रतिबंध लगा देगा। ये देश की हालत बना दी गई है। ब्राजील के ऊपर जब प्रतिबंध की बात की, सैंक्शन की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पलट के ब्राजील के राष्ट्रपति ने उतने ही कड़े शब्दों में कहा कि अगर तुम हमारे ऊपर सैंक्शन लगाओगे तो हम भी अमेरिकी माल के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे और वो ब्राजील में बिकना मुश्किल कर देंगे। चाइना तो खैर कुछ समझ ही नहीं रहा है। वो कहते हैं हम 50% लगाएंगे, तो ये कहता है हम 70% लगाएंगे। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि इतने गंभीर बयान आ जाते हैं, धमकियां आ जाती हैं। ये बयान क्या है? ये तो सीधे सीधे धमकी है, लेकिन भारत कोई जवाब नहीं दे पाता। नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। देश के अंदर तो बहुत बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कहा जाता था, मौन मोहन सिंह कहा जाता था कि वो बोलते नहीं हैं। और यहां हालत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर नाटो के चीफ तक हमको धमकी देते चले जाते हैं और हम खामोश बैठे हैं। 22 बार ट्रंप कह चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, और नरेंद्र मोदी एक बार भी सामने आकर यह नहीं कह पाते कि झूठ बोलना बंद करो।
गोदी मीडिया ने एक बार कोशिश की कि मोदी जी की फोन पे बात हुई, उन्होंने ये कहा, वो कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप का फिर बयान आ गया। हम कैसे मान लें कि गोदी मीडिया सच बोल रहा है? हम कैसे मान लें कि मोदी जी के फोन पर हुई बातचीत की जो सूचना हमको दी गई थी वो सच थी? अगर सच थी तो मोदी जी के कहने के बावजूद दसियों बार, उसके बाद दसियों बार कैसे यही बात दोहरा चुका है ट्रंप? दरअसल ट्रंप भारत को कोई महत्व नहीं दे रहा है, इस बात को आप कायदे से समझ लीजिए। वो तो मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगा चुका है कि इतने पैसे हमने उनको दिए। वो भारत को जरा सा भी छूट देने को तैयार नहीं हो रहा है। दुनिया दो भागों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, और इस तरह के मुल्क हैं, इजराइल है, जिनका एक गैंग बन रहा है। दूसरी तरफ चाहे वो एससीओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ईरान, इन सारे देशों का अपना एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। भारत है तो इस कॉम्बिनेशन में भी और उस कॉम्बिनेशन में भी, लेकिन दो नाव पर चलने की कोशिश, दो नाव पर पैर रख के चलने की कोशिश ऐसी हो रही है कि ना हम डूब रहे हैं ना हम उतरा रहे हैं। आप क्वाड के भी मेंबर हैं, आप अमेरिका जाते हैं क्वाड की मीटिंग में, जहां जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और आप हैं, लेकिन क्वाड की मीटिंग में भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं करवा पाते हैं। आप एससीओ में भी हैं, एससीओ की मीटिंग जो होती है जिसमें राजनाथ सिंह होते हैं, उसमें आप कश्मीर का नाम भी नहीं ला पाते हैं। उसके बाद विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है, आप जाते हैं फिर से एससीओ में, जयशंकर जाते हैं जो पहली बार चाइना गए हैं विदेश मंत्री बनने के बाद, क्योंकि गलवान घाटी के बाद ये आने जाने का जो मामला है ये थोड़ा कम हो गया था, बल्कि खत्म हो गया था। वहां जाकर एक शी जिनपिंग के साथ तस्वीर आती है हमारे विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर जी की, और उस तस्वीर के साथ कैप्शन यह आता है कि जयशंकर जी ने, विदेश मंत्री महोदय ने, भारत चीन के रिश्तों पर शी जिनपिंग को अपडेट किया। यह सुन के वही याद आता है जब रशिया में पुतिन के सामने बैठकर हमारे एनएसए अजित डोभाल जी जो हैं वो अपडेट कर रहे थे। राहुल गांधी ने इस पर सवाल पूछा है, और सही सवाल पूछा है, कि क्या चाइना के विदेश मंत्री भी भारत आकर भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह से चाइना भारत के रिश्ते पर अपडेट करेंगे? और अगर नहीं करेंगे, इसका सीधा मतलब यह है कि आप चाइना के सामने झुक रहे हैं। आपका विदेश मंत्री जाकर चाइना को अपडेट कर रहा है। चाइना का विदेश मंत्री इस जरूरत को महसूस नहीं कर रहा है कि वो भारत में आकर अपडेट करे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था, युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी, तब तो चाइना ने खुल के कहा था कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, और हमारी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स बयान दे चुके हैं कि इस लड़ाई को चाइना ने अपने हथियारों के लैब की तरह इस्तेमाल किया, टेस्टिंग लैब की तरह इस्तेमाल किया। यानी वो बांग्लादेश के साथ भी खड़ा है जहां भारत विरोधी भावनाएं हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा है जो जाहिर तौर पर भारत विरोधी है, अभी युद्ध होते होते बचा है, और उसके बावजूद हमारे विदेश मंत्री जाते हैं और भारत चीन संबंधों पर अपडेट करते हैं। सीधा सा मामला है कि चीन के साथ अपनी तरफ से रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है, और शायद इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाने का प्लान बना रहे हैं। अब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो हमारी विदेश नीति को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद अब सर्कस चला रहे हैं, तो कोई बहुत गलत नहीं कह रहे हैं। आपकी क्या है विदेश नीति? किसी के लिए यह समझना मुश्किल काम है कि आपकी विदेश नीति क्या है। आप किसी मुद्दे पर किसी के साथ खड़े होते नजर नहीं आते हैं। ईरान के साथ लड़ाई हुई, आप ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, जबकि सब जानते हैं कि ईरान के ऊपर हमला तो इजराइल ने किया था। आप इजराइल के भी साथ खड़े नहीं हुए, इजराइल का भी बयान नहीं आया। यह जरूर है कि इजराइल के साथ बिजनेस आप लगातार बढ़ा रहे हैं, और इजराइल के चक्कर में मिडिल ईस्ट के वो देश जो हमेशा से आपके दोस्त हुआ करते थे, उनको भी आपने नाराज करके रखा हुआ है। आप अमेरिका के करीब जाने की कोशिश करते हैं, वहां कितनी इज्जत मिल रही है हमने देखा। कोई और राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसको लेने के लिए ट्रंप दरवाजे पर आता है। आप गए तो आपको लेने के लिए एक जूनियर को भेज दिया, और उसके बाद से लेके लगातार भारत के ऊपर हमला है, टैरिफ को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर। पाकिस्तान के साथ आपकी झड़प शुरू हुई तो ट्रंप कश्मीर ले आया, कश्मीर के अंदर हस्तक्षेप करने की बात कर रहा है, और कश्मीर को 1000 साल पुरानी प्रॉब्लम बताकर सीधे सीधे पाकिस्तान की लाइन ले रहा है। आप पाकिस्तान को देखिए, वो एससीओ में भी है, चाइना भी उसके करीब है, और अमेरिका भी उसके करीब है। संयुक्त राष्ट्र संघ में
सिक्योरिटी काउंसिल का वो मेंबर बनता है और उसके बाद उसको आतंकवाद से जुड़ी 2 संस्थाओं में पद दे दिए जाते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है, लेकिन देखिए उसने ईरान का भी समर्थन कर दिया। जब ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही थी, ईरान का भी समर्थन कर दिया और उसके बावजूद अमेरिका ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आसिम मुनीर को बुलाकर लंच कराया, कहा पाकिस्तान बहुत महान देश है। तो आप देखिए, आपके सामने पाकिस्तान चाइना का भी दोस्त है। चाइना कहता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रशिया एक पुराना जो वहां प्रोजेक्ट था उसको फिर से शुरू करता है। रशिया के राष्ट्रपति के साथ फोटो आती है। अमेरिका उसके आर्मी चीफ को बुलाकर लंच कराता है, उसको महान देश कहता है। यूनाइटेड नेशन में आतंकवाद से जुड़े जो संगठन है, आतंकवाद रोकने से जुड़े जो संगठन है, उसमें उसको अच्छे खासे पद दिए जाते हैं। ये क्या डिप्लोमेसी है? आप कहां हैं इन सबके बीच में? आप ब्रिक्स के मेंबर हैं, लेकिन ब्रिक्स जब कॉमन करेंसी की बात करता है तो आप कहते हैं नहीं साहब, हम तो डॉलर में ही काम करेंगे। आप ब्रिक्स के साथ होकर भी ब्रिक्स के साथ खड़े नहीं होते हैं। रशिया जो हमेशा से ऑल वेदर फ्रेंड था आपका, उससे भी आपने दूरी बना ली। अब यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें। इसका मतलब क्या है? रशिया से सस्ता तेल खरीदने की जगह आप अमेरिका से, या फिर जिन जगहों से अमेरिका अलाउ करेगा वहां से महंगा तेल खरीदेंगे। पहले ही पेट्रोल डीजल की जो हमारे यहां कीमतें हैं वो टैक्स लगा लगा के इतनी बढ़ा दी गई हैं कि दुनिया में सबसे महंगे पेट्रोल जिन देशों में बिकते हैं उनमें से हम एक हो गए हैं। और उसके बाद अगर पेट्रोल महंगा आएगा, लागत ही बढ़ जाएगी, तो जाहिर है डीजल पेट्रोल बढ़ेगा। इसका मतलब देश के अंदर महंगाई जबरदस्त बढ़ेगी और इसका असर जनता के ऊपर पड़ेगा। तो यहां तो आप एकदम ऐसा फंसे हुए हैं कि रशिया से तेल मंगाना बंद करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर रशिया से तेल मंगाते रहेंगे तो अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगा देगा। ट्रेड डील की बात चलती है, लगातार आपके यहां से आता है ट्रेड डील हो रही है। आप कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हैं वो रेड लाइन है हमारे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि जैसा समझौता इंडोनेशिया के साथ हुआ है वैसा ही इंडिया के साथ होगा। इंडोनेशिया और इंडिया को एक साथ खड़ा कर देता है। आप कहते रहिए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो आपको उतना ही महत्व देता है जितना इंडोनेशिया का, और साफ साफ कहता है वैसा ही समझौता करना पड़ेगा जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी सब कुछ आपको खोलना पड़ेगा। जाहिर है हमारे किसानों की तबाही का रास्ता खुल जाएगा। आपकी हालत यह है कि एलन मस्क की टेस्ला भारत में आती है, महाराष्ट्र में उसका शोरूम खुलता है और उसका उद्घाटन करने एक राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब पहुंच जाते हैं और खुद ट्वीट करके उसको पोस्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि टेस्ला के सेल्समैन जैसे दिखाई दे रहे हैं आपके मुख्यमंत्री। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री का एक प्राइवेट सेक्टर के, और वो भी विदेशी कार कंपनी के कार के शोरूम का उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? बहुत सीधा मामला है, क्यों गए थे आप वहां पे? कल तक प्रधानमंत्री कह रहे थे विदेशी नहीं स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करो, और आज एक विदेशी इलेक्ट्रिक कार के शोरूम के उद्घाटन में देश के एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या संदेश जाता है? मेक इन इंडिया के नाम पर आपने अडानी अंबानी को जो दुनिया भर का दिया है, हर तरह की छूट दी है, उसमें बन आपके यहां कुछ नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक कारें जो बन रही हैं, चाइना अमेरिका से बेहतर कारें बना रहा है। अमेरिका में कारें बन रही हैं या चाइना में बन रही हैं। एआई के जितने रिसर्चर हैं दुनिया में, उसमें से 50% रिसर्चर चाइना के हैं। आप इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे थे, आज ही खबर आई है कि ह्यूआई जो उनकी कंपनी है उसने एक पेटेंट रजिस्टर कराने के लिए आवेदन किया है, जिसमें एक बार की चार्जिंग के बाद 1000 किलोमीटर कार चलेगी। आप सोचिए, ये तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है इंडिया में, वरना वैसी कारें आ जाएं तो इंडियन कारें वैसे ही खत्म हो जाएंगी हर क्षेत्र में, चाहे वो हथियार हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे कार हो। हर क्षेत्र में चाइना आपसे आगे निकल गया है। मैं एक बार याद दिला दूं, 2010 के आसपास तक यह चलता था कि भारत और चाइना में आगे कौन निकलेगा। दोनों को बराबर का माना जाता था, और चाइनीज माल की कम से कम भारत में इमेज ये थी कि वो चलता नहीं है, सस्ता होता है लेकिन चलता नहीं है। कोई अगर मिक्सी खरीद लाए जिस पर कुछ ऊल जलूल नाम लिखा हो तो लोग कहते थे अच्छा चाइनीज मिक्सी है क्या, देखते हैं कितने दिन चलती है। आज चाइनीज माल सारी दुनिया में राज कर रहा है, और आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं?
आपके यहां कौन सी ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही है जिसकी दुनिया भर में डिमांड है? कुछ नहीं। क्योंकि आपने अडानी जैसे आदमी को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, भारत बना के रखा हुआ है। भारत की सारी संपदा उसके पास धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, जो बनाता कुछ नहीं है। पहले से बनी बनाई चीज का कहीं मैनेजमेंट करना है, कहीं यहां का माल वहां करना है, बनाना कुछ नहीं है। अडानी का बनाया हुआ ना कुछ आप खाते हैं, और ना कोई गाड़ी आती है, ना कोई टेक्निक आती है। आया कि हथियार बनाएंगे तो पता चला कि इजराइल से पूरा का पूरा मॉडल आएगा, यहां पे सिर्फ उसको जोड़ दिया जाएगा और ठप्पा लगा दिया जाएगा अडानी जी की कंपनी का। नई टेक्नोलॉजी, नया रिसर्च, अरे आप बताइए, जब आईआईटीज के अंदर गोमूत्र और गोबर पर रिसर्च होगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? अपने एजेंडा के लिए रिसर्च का सारा सत्यानाश कर दिया गया है। जब प्रधानमंत्री नाले से गैस निकालने की बात करेगा, जब प्रधानमंत्री कहेगा कि बादल थे तो उनके राडार देख नहीं पाएंगे, जब ऐसी बातें करेगा तो देश के अंदर विकास क्या होगा? जब कांवड़ यात्रा पर सारा ध्यान लगा दिया जाएगा, जब कांवड़ पर कविता लिखने वाले, और वो भी इन्हीं की पार्टी के संगठन एबीवीपी के नगर अध्यक्ष हैं, वो जो टीचर हैं लेकिन बच्चों से उन्होंने कहा कि कांवड़ पे मत जाओ, पढ़ाई करो, शिक्षा का दीप जलाओ, तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। जब देश की यह हालत होगी कि हिंदू मुसलमान में ही सब कुछ हल हो जाएगा, जब देश की यह हालत होगी कि टेक्नोलॉजी पर, ज्ञान पर, विज्ञान पर कोई काम ही नहीं होगा, जहां पर बड़े बड़े रिसर्च करने चाहिए वहां पर एम्स का डॉक्टर या आईआईटी का कोई बड़ा इंजीनियर आके या प्रोफेसर आके कह देगा कि मैं बीमार था, मैंने गोमूत्र पिया तो मैं ठीक हो गया, और इस तरह की चीजें वायरल की जाएंगी, तो उस देश में क्या टेक्नोलॉजिकल विकास होगा और उस देश की दुनिया भर में क्या इमेज बनेगी? और यही वजह है कि आज हालत यह है कि 2010 में जिस चीन के हम आसपास या बराबर माने जाते थे, वो चीन हमसे बहुत बहुत आगे निकल गया है। आज कोई यह सवाल भी नहीं करता कि भारत आगे है कि चीन। और इसीलिए वो स्थिति बनी है कि आप चीन पे दुनिया भर का बयान देते हैं, कांग्रेस का कोई नेता मिल ले तो पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं, और आपके विदेश मंत्री जाकर शी जिनपिंग को समझाते हैं कि देखिए, हमारे और आपके बीच में रिश्ता सुधरना चाहिए, उसमें ये है, उसमें ये नहीं है, और फिर खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री खुद चाइना जा रहे हैं। क्यों नहीं शी जिनपिंग इंडिया आ रहा है? अगर शी जिनपिंग की गरज है तो क्यों नहीं वो इंडिया आ रहा है बात करने? साफ लग रहा है कि आपकी गरज है। आप इधर और उधर में उलझ गए हैं, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो कभी वहां जाकर चिपकते हैं, कभी यहां जाकर चिपकते हैं, लेकिन सारी दुनिया में कोई भी देश आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता है। ये आपकी 11 साल की विदेश नीति है, ये 11 साल से बचता हुआ डंका है। गले में कितने भी इनाम आप इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन देश की जो हालत आपने की है उसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।